नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। हम भारत का संविधान पूरे डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। आज इस संविधान की तीसरी क्लास है, प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। पहली समिति प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, कि संविधान बनेगा तो उसका ड्राफ्ट क्या होगा, किन चीजों को संविधान में शामिल किया जाना है, किन चीजों को संविधान में शामिल नहीं करना। इसका पूरा ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा ड्राफ्टिंग समिति के पास था और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी का या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए ये आम प्रचलन में कहा जाता है कि संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनवाया। इसलिए कहा जाता है कि संविधान की रूपरेखा जिस समिति के द्वारा तय की गई थी, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उस समय कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, इसलिए इनको प्रारूप समिति जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। हालांकि जो संविधान का ड्राफ्ट था वो प्रारूप समिति से पहले ही एक व्यक्ति बना चुके थे, जिनका नाम था BN राव। तो संविधान का सबसे पहले किसी ने ड्राफ्ट बनाया, प्रारूप बनाया, तो वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया और इन्होंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो वही ड्राफ्ट जो BN राव ने तैयार किया था वो प्रारूप समिति के समक्ष विचार विमर्श के लिए रख दिया गया कि जो ड्राफ्ट बनाया है आप इसमें ही जो चेंजिंग करने हैं कर लीजिए। तो बना बनाया खाका BN राव के द्वारा तैयार था और वो प्रारूप समिति के समक्ष गया। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने उस ड्राफ्टिंग में चेंज करके और संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट होता क्या है, ड्राफ्टिंग होती क्या है, कि जैसे हमारा संविधान है तो संविधान का इंडेक्स तैयार करना, ये ड्राफ्टिंग कहलाएगी। कि आपने यहीं से तय कर दिया कि संविधान में हमें सबसे पहले तो नागरिकता तय करनी है, उसके बाद हमें तय करनी है नागरिकता के बाद फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, उसके बाद DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, उसके बाद हमें स्टेट वो फंडामेंटल ड्यूटीज है FD, उसके बाद हमें सेंट्रल का देखना है स्ट्रक्चर, फिर यूनियन का देखना है, फिर आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे अलग अलग प्रकार के भाग में। तो ड्राफ्टिंग की कि किस चीज को संविधान में शामिल करना है, किसको नहीं करना, ये इंडेक्स में झलक के आ जाता है। तो वो जो मूल रूप से कहा जाए कि इंडेक्स तैयार करना कि संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पूरा जिम्मेदारी दी गई ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी से कई बार क्वेश्चन पूछे। पिछली बार जब लीगल ऑफिसर का पेपर हो रहा था 2023, जेलो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। तो 6 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, तो टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। कई बार इनका नाम पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन ड्राफ्टिंग समिति में नहीं थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के अंदर नहीं थे। ध्यान रखना, प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। सदस्य भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, उनके अलावा 6 सदस्य थे। कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, KM मुंशी के नाम से शॉर्ट नाम जाना जाता है और ये हमारे राजस्थान से थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान। N माधवराव BL मिश्र के स्थान पर आए थे। BL मिश्र ने ड्राफ्टिंग कमेटी छोड़ दी थी, तो BL मिश्र के स्थान पर N माधवराव को शामिल किया। और T कृष्णाचारी नाम के ये शुरू में एक व्यक्ति थे जो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, पर इनकी मृत्यु हो गई संविधान बनने से पूर्व, तो इनके स्थान पर DP खेतान को जगह दी गई। सबसे कॉमन बात क्या है इनके नाम याद रखने में, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल तक आने लगे हैं कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको एक साधारण सा फॉर्मूला दूंगा, बहुत इजीली से पकड़ पाओगे कि जितने भी नाम है, भीमराव अंबेडकर तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि ये ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। अब मेंबर में यहां पकड़ना कृष्ण, ठीक है, यहां पकड़ना गोपाल, यहां पकड़ना कन्हैया, यहां पकड़ना माधव, ठीक है।
चार नाम कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण, गोपाल, कन्हैया, माधव, चारों कृष्ण के नाम है। तो चार नाम तो आपको वैसे ही याद हो गए, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मुंशी और एन माधव राव। उसके अलावा दो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। तो मोहम्मद साहब का नाम आ गया, एक मुस्लिम सदस्य है, तो मोहम्मद साहब के नाम से आप इसको याद रख लेना कि एक मुस्लिम थे मोहम्मद साहब के नाम से। और डीपी खेतान एक सदस्य थे जो कृष्णा माचारी के स्थान पर आए थे। क्लियर है, आराम से याद हो गया होगा कि कृष्ण भगवान के नाम पकड़ के चलने, चार वो मिल जाएंगे, उसके अलावा मोहम्मद मिलेंगे और डीपी खेतान मिलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। ये याद रखना, कई बार रेंडमली पूछ लिया जाता है कि संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। अगर वहां पर प्रारूप समिति का नाम नहीं आता है, प्रारूप समिति का नाम आ गया तो आप प्रारूप समिति के समक्ष जाओगे, पर वो ऑप्शन में नहीं है, भीमराव अंबेडकर का नाम है, कोई और का नाम है, तो आप संविधान का प्रारूप सीधा सीधा बी.एन. राव ने तैयार किया था। इस तथ्य को सही आंसर मान के लगा दो। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? पहली मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, संघ क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो संघ की समिति के जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष हुआ करते थे। ये जो भी लिख रहा हूं ये सब अध्यक्षों के नाम है सामने। ये विशेष कमेटियां हैं जो इस संविधान से संबंधित थी, इनके अध्यक्षों के नाम पूछे जाते हैं। तो संघ, संघ का मतलब यूनियन, यूनियन से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय मतलब स्टेट, स्टेट को जोड़ने का काम, स्टेट को आजाद कराने का काम पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे की बात करते हैं तो आगे आता है संचालन और नियम समिति। जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे वही संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट से संबंधित जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। झंडा समिति, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा फ्लैग, फ्लैग वाली कमेटी थे। देखो इसके अस्थायी अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद, कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। बाद में स्थायी अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। तो झंडा समिति के अध्यक्ष पर अगर जे.बी. कृपलानी का नाम आता है तो उनको क्लिक कर दो, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप राजेंद्र प्रसाद पे चले जाना क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार समिति, बी.एन. राव अध्यक्ष थे इसके। बी.एन. राव सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े विशेषज्ञ थे ये कानून के, इसलिए ड्राफ्टिंग शुरू में इन्होंने ही की थी जब तक ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार समिति में इनको रखा गया बी.एन. राव को कि ये संविधान में किसी प्रकार का कोई भी समस्या आती है तो उस पर सलाह बी.एन. राव महोदय देंगे। ठीक है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया कि अल्पसंख्यकों के जो भी अधिकार है उनका आप ध्यान रखते हुए संविधान में शामिल करवाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीति निर्देशक तत्व, तेज बहादुर संप्रू समिति। अब नीति निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42 से, सॉरी नीति निर्देशक तत्व तो मूल संविधान में ही थे, मुझे मूल कर्तव्य का रह गया।
और नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर संप्रू समिति के द्वारा जोड़े गए। इस समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर संप्रू थे। संप्रू है, ये संप्रू की जगह संप्रू करना, ठीक है, ऐसा है, चाहे इसको ऐसा भी लिख लो, ये भी ओके है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस समय किसी को भी आया नहीं, एस.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक वैसे ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। जब संविधान बन रहा था और संविधान बनाने के समय जुलाई के अंदर हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनना शुरू हो गया और भारत को दो भागों में बांट दिया गया था। जैसा हमने पढ़ा, माउंटबेटन योजना के द्वारा कैबिनेट मिशन आया वो कि संविधान सभा का गठन करके भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो भागों में बांट दिया। तो भारत में कार्य करने के लिए, क्योंकि जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता, उसके बाद प्रथम बार चुनाव होने के बाद मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, तब तक के लिए एक इंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसे कार्यकारी परिषद कहकर संबोधित किया जाता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग, ठीक है, और इसको इंग्लिश में इंतरिम कैबिनेट भी बोल सकते हो या एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग। इसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत में अंतिम वायसराय के रूप में रहे, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे इस अंतरिम मंत्रिमंडल के। तो भारत की तरफ से इस मंत्रिमंडल में सर्वोच्च पद पर जवाहरलाल नेहरू थे और उनसे ऊपर एक अंग्रेजी वायसराय थे, जो अंतिम वायसराय रहे भारत के अंदर, अंग्रेजों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, इसको मंडल कर लेना, जोगेंद्र नाथ मंडल। दो चीजें आपने कहीं जगह पढ़ी होगी कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक मैं यहां पर बता रहा हूं कि विधि मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को। अंतर समझना, ये अंतरिम मंत्रिमंडल बना था 1946 की कैबिनेट मिशन के अनुसार और ये 1947 से वर्किंग करने लग गया था। कब तक वर्किंग किया इसने? 1947 से 1951 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए, जब तक भारत में प्रथम आम चुनाव नहीं हो गए, फर्स्ट इलेक्शन नहीं हो गए, तो 1947 से 1951 तक इस अंतरिम मंत्रिमंडल ने कार्य किया। तो 1947 से लेकर 1951 तक हमारा विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल था। लॉ मिनिस्टर कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल था। पर आप जहां भी क्वेश्चन पढ़ोगे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था, तो संभवतः ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि क्या हुआ कि कई बार ऐसे पद थे जो अंतरिम मंत्रिमंडल में जिसके पास थे उसी के पास फाइनल प्रथम चुनाव होने के बाद जब कांग्रेस आई, क्योंकि संविधान भी कांग्रेस ने बनाया था, और जब पहला चुनाव जीत के कांग्रेस आई तो वही पदों पे सेम व्यक्ति रह गया। जैसे उपाध्यक्ष के रूप में जब लॉर्ड ये जवाहरलाल नेहरू थे तो इनको यहां से प्रधानमंत्री का पद दे दिया स्वतंत्र भारत में। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी ही रहे। तो ठीक ऐसा ही हुआ कि विधि मंत्रालय ऐसा था जहां 1946 से 47 से 51 तक तो जोगेंद्र नाथ मंडल रहे, पर जैसे ही भारत आजाद हुआ और प्रथम बार कांग्रेस सरकार बनी तो उसमें भीमराव अंबेडकर को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो आजाद भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। आजाद होने से पहले 1950 से पहले अगर बात करें, प्रथम आम चुनाव से पहले 1951 में सरकार बनी, उससे पहले की बात करो तो जोगेंद्र नाथ मंडल भारत के विधि मंत्रालय संभालते थे, विधि मंत्री थे। अंतर समझ में आ गया होगा। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि 1947 से 1951 तक लॉ मिनिस्टर के रूप में कौन रहे? जोगेंद्र नाथ मंडल। उसके पश्चात
जब देश में प्रथम आम चुनाव हुआ 1951 से कंटिन्यू, कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी कौन है हमारे विधि मंत्री? राजस्थान से ही है, बीकानेर सांसद है। आंसर बता देना, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बीकानेर से सांसद कौन है? वही हमारे स्वतंत्र भारत के वर्तमान के विधि मंत्री है, ठीक है। इससे पहले किरण रिजिजू थे, उनको हटाकर राजस्थान से बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल को, ठीक है। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह सहित 17 लोग थे जो उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल में थे, और ये अंतरिम मंत्रिमंडल केवल 1951 तक, प्रथम आम चुनाव होने तक के लिए बनाया गया था। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। हमने देखा कि संविधान बनना है, संविधान के 2 कार्य हैं। एक तो संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी, दूसरा देश के लिए संविधान बनाएगी। संविधान सभा बन चुकी थी, संविधान के लिए विभिन्न समितियां थी जिनके अध्यक्ष हमने देखे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई थे, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। फंडामेंटल राइट वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर संप्रू जी को दिया गया। संवैधानिक सलाह कमेटी BN राव को दी गई। झंडा समिति JB कृपलानी को दिया गया। संचालन और नियम समिति राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। ठीक ऐसी ही कई कमेटियां थी जिन पर हमने चर्चा करी। अल्पसंख्यक के बारे में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई। अब संविधान बनाने का जो प्रोसेस चला, जैसे जैसे संविधान बनता था उसका वाचन होता था। कि अभी हमने संविधान के लिए, जैसे मान लो कि सारों ने मिलकर संविधान के 20 पेज लिख लिए, अलग अलग कमेटियां थी, उनको अलग अलग जिम्मेदारी थी। मूल अधिकार समिति का क्या काम था कि मूल अधिकारों में क्या क्या रखना है, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, वो लिखते जाओ। तो जैसे जैसे जो समिति वो लिखती जाती थी संविधान को, आपस में कमेटी मीटिंग करती थी, चर्चा करती थी कि क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखा जाए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में रखा जाए, नहीं रखा जाए। क्योंकि उससे पहले विभिन्न देशों में हमने हमारे प्रतिनिधि भेजे थे और वहां से उनके संविधान के बारे में जाना था कि किस देश के संविधान में कौन सी स्पेशलिटी होती है। अभी आगे इसी में हम चर्चा करेंगे कि किस देश से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की है, ठीक है। तो यहाँ संविधान को, जैसे मान लो संविधान के 20 पेज लिख लिए, तो उसके लिए 20 पेज लिखने के बाद एक बार उसका वाचन करवा देते थे। वाचन का मतलब बोल के उसको सुना देते थे कि हमने ये 20 पेज संविधान के लिख लिए। ऐसे संविधान का 12 बार तो वाचन हुआ है और 3 सत्र लगे, बड़े बड़े सत्र, जिनमें संविधान जो भी बना था उसको लेकर पूरी संविधान सभा की मीटिंग हुई। तो 3 बार तो सत्र हुए, 12 बार वाचन हुए। ये 3 सत्र है। पहला सत्र 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला, जिसमें जितना संविधान बना था उस पर सारे पर चर्चा हुई कि हमने ये संविधान बनाया है। पूरी संविधान सभा ने बैठ के उस पर चर्चा करी कि इतना संविधान बन चुका है, क्या चीजें हटानी चाहिए इसमें से, क्या चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए, उस पर चर्चा हुई। फिर संविधान का सेकंड सेशन 15 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ और संविधान का तृतीय सत्र 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो संविधान के 3 सेशन हुए, 12 बार उसको वोकल से बोला गया। वाचन करने का मतलब होता है संविधान को पढ़कर संविधान सभा को सुनाना। तो 3 सत्र, 12 बार वाचन। कई बार आप पढ़ोगे, कई बार ये लिखा रहता है कि वाचन कितनी बार हुआ, तो 3 बार वाचन को भी सही मान लेते हैं। अलग अलग एग्जाम, अलग अलग बोर्ड में इस आंसर को लेकर कई बार विवाद रहा है, डिस्प्यूट रहा है। केंद्र के पेपरों में अलग मान लेता, राजस्थान में कई बार अलग मान लेता। एक्चुअल में ये तथ्य जो आपके सामने रख रहा हूं करेक्ट है कि 3 सेशन लगे थे, 12 बार वाचन किया गया। 26 नवंबर 1949 ये दिन था जब संविधान का तृतीय सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी बार संविधान का वाचन किया गया था। पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था, पूरे संविधान को पढ़कर सुना चुके थे। 14 तारीख से मीटिंग चल रही थी, 26 नवंबर तक पूरा संविधान सुना चुके थे, कंप्लीट था ऑल ओवर संविधान। तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के अध्यक्ष
प्लस 284 मेंबर्स ने मिलकर संविधान पर हस्ताक्षर करके संविधान को पारित कर दिया। क्योंकि संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी, तो संविधान सभा पर ही जिम्मेदारी थी कि वो संविधान को पारित करे। पारित करने के लिए वर्तमान में आप देखते हो कि संसद में वोटिंग्स होती है, हाथ ऊंचा करा के भी वोटिंग करवाई जाती है, बाय बटन भी होती है। सब जगह संसद में यस और नो के बटन होते हैं उनके पास अपनी टेबल पे। और तीसरा, आवाज के द्वारा भी वॉइस, कि कौन लोग समर्थन में वो हाँ करें, विपक्ष में वो हाँ करें, मत वॉइस के आधार पर भी कर देते हैं कि कौन कितने लोगों ने हाँ के पक्ष में बोला, कितनों ने ना के पक्ष में। ठीक ऐसा ही हुआ जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान सभा के अध्यक्ष प्लस 284 मेंबर, कुल मिला के 285 लोगों ने, कितने में से संविधान सभा में कितने सदस्य बने थे? 299 सदस्य में से 285 सदस्य ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया और संविधान को इसी दिन पारित कर दिया। संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान बनकर समाप्त हुआ। इस दौरान संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा। पूछा जाता है कि उस समय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगा। संविधान की अंतिम बैठक, संविधान तो इसी दिन पारित हो गया, पर संविधान सभा की एक बैठक रखी गई 24 जनवरी 1950 को। यह संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इसी दिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनको प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक 26 नवंबर 1950 को हुई। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और इसी 24 जनवरी 1950 को की बैठक में ही हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। झंडा तो हमने बहुत पहले ही अपना लिया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान आप जानते होंगे, जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसी दिन हमने राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950। याद रखना, एक एक तथ्य इंपोर्टेंट है। संविधान के आर्टिकल 394 को जब आप पढ़ोगे, वो कहता है कि आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक ये क्या करते हैं? नागरिकता। यहां से नागरिकता हो गई। उसके बाद 360, ये 60 क्या करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 324 ये निर्वाचन करवाने का पद्धति। ये तो वो थे जो परमानेंट थे। सबसे पहले नागरिकता तय की गई कि कौन भारत का नागरिक होगा। इस आधार पर नागरिकता किसकी मानी गई? ये जो राजेंद्र प्रसाद थे या जो भी राष्ट्रपति बनना था, उसकी नागरिकता के लिए हमने 5, 6, 7, 8, 9 को एक्टिव किया 26 नवंबर को ही। उसके अलावा आर्टिकल 60 को, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, शपथ की बात करता है, और आर्टिकल 324 जो निर्वाचन आयोग की बात करता है, इन सभी को एक्टिव करते हुए हमने राष्ट्रपति बनाया। ताकि इसीलिए हमने इसको 26 नवंबर को परिवर्तित कर दिए थे। ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं आर्टिकल 394 में कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, उसके बाद ये सब अस्थायी आर्टिकल है। ठीक है, ये अस्थायी आर्टिकल है। इनको कुछ समय के लिए बनाया गया था कि टेम्परेरी व्यवस्था क्या होगी, संक्रमणकालीन उपबंध इनको बोला जाता है। 366, 367, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94 ये तो तुरंत परिवर्तित हो गए। कब? 26 नवंबर 1949 को। जैसे ही संविधान को पारित किया, ये हैंड टू हैंड इन आर्टिकलों को परिवर्तित कर दिया। बाकी पूरा संविधान इन आर्टिकल के अलावा शेष अनुच्छेद कब प्रवर्तित हुए? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्या इस तारीख में विशेषता थी कि हमने 26 जनवरी को ही चुना कि इसी दिन हम संविधान को लागू करेंगे? 26 जनवरी 1930 लाहौर की रावी नदी के तट पर हमने पहली बार तिरंगा फहराया था।
तो इस 26 जनवरी से हमारा लगाव था। इसी दिन हमने पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ऐसे प्रबुद्ध जनों के बीच में हमने हमारा देश को आजाद घोषित करते हुए पहली बार तिरंगा फहराया था। इसलिए इसको विशेष रूप से इस तारीख को हमने हमारा संविधान लागू करने का दिन फिक्स किया कि 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान पूर्ववत हो जाएगा। आगे बात करते हैं नवनिर्मित मूल संविधान में जो बना था उस समय, उस मूल संविधान के अंदर 22 तो पार्ट थे, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया 395 और ये पार्ट हो गए। तो बात करें उस समय के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 4 भाग एडिशनल जुड़ चुके हैं। ठीक है, इन 4 भागों के बाद हमारा संविधान में 26 भाग हो चुके हैं। 450 अनुच्छेद लगभग इसलिए बोला है कि AB के रूप में जुड़े। अभी भी आप आर्टिकल्स को देखोगे तो आप पाओगे कि आर्टिकल 395 पे हमारा संविधान खत्म हो रहा है, पर आप AB के रूप में देखोगे कि काफी चीजें ऐड हो चुकी है। जैसे आप 243 के अंदर देखोगे, वहां पर आपको काफी चीजें ऐड होती हुई मिलेगी। तो 26 भाग, 450 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हो चुकी है वर्तमान में संविधान के अंदर। 4 अनुसूचियां, 9th अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी, जो कुछ अधिनियमों को न्यायपालिका से दूर रखने के लिए सेवेज क्लॉज के रूप में बनाई गई थी कि ऐसी भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधियां जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आएंगी, उनके लिए प्रथम अनुसूची बनाई गई। प्रथम संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची बनाई गई। तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन से। 10वीं अनुसूची दल बदल की बात करती है, किससे संबंधित है? 52वें संविधान संशोधन से संबंधित। 11वीं अनुसूची की बात करें, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित और पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के विषय के बारे में बात करती है। 12वीं शेड्यूल 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका के संबंधित सब्जेक्ट पे चर्चा करती है। 8 अनुसूची से 12 अनुसूची, 12 भाग से 22 भाग से 26 भाग, 395 अनुच्छेद से लगभग 450 अनुच्छेद वर्तमान में संविधान में हो चुके हैं। संविधान की उद्देशिका को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था 13 दिसंबर 1947। बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा की। तो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, आप पढ़ोगे कि प्रस्तावना को हमने एडॉप्ट किया है यूएसए से। प्रस्तावना कहां से ली है? यूएसए से। और प्रस्तावना की लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्या होती है प्रस्तावना की भाषा? कि जैसे हम प्रस्तावना शुरू करते कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उसके समस्त नागरिकों में एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए जब हम बोलते हैं प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना की जो ये लैंग्वेज है कि हमें क्या करना है, पहले तो भारत के बारे में बात करेंगे, फिर भारत के नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। ऐसा संकल्प वाली जो ये लैंग्वेज उठाई थी, ये लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी। पर कि हमें हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना रखनी है, प्रीएम्बल रखनी है, ये कंसेप्ट हमने यूएसए से उठाया था। तो प्रस्तावना को कहां से लिया गया? अमेरिका से। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। पर प्रस्तावना की लैंग्वेज को पकड़ोगे कि प्रस्तावना की लैंग्वेज कहां से आई, ये जो लैंग्वेज प्रस्तावना के अंदर ये कहां से लिए, तो ये प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली।
पूछने का तरीका अलग अलग होता है। कई बार पूछते हैं संविधान प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई। आप देखोगे अधिकतर टीचर्स, अधिकतर कोचिंग्स सीधा पद आती है प्रस्तावना अमेरिका से ली गई, और क्वेश्चन आता है प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई। आप वही जो पढ़ा हुआ होता है कि प्रस्तावना अमेरिका से ली तो उसकी भाषा अमेरिका से ली, नहीं, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। ये उस व्यक्ति को याद होता है जो 5 से 6 बार एग्जाम में वेटिंग में रहा है, उसको पता लगता है कि आधे नंबर से वो वेटिंग में था और जो क्वेश्चन गलत हुआ वो 1 नंबर का था। ठीक है, वेटिंग जब बच्चे 2 गुना पास होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आधे बच्चे तो सेलेक्ट हो जाते हैं, बाकी बच्चों को वेटिंग में रखते हैं कि इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा या इनमें से कोई नौकरी 6 महीने के अंदर छोड़ देगा तो आपको हम बुला लेंगे, उसको कहा जाता है वेटिंग। तो एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, इसलिए एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए। क्यों खर्च हुए? कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी ना, उस समय से कचौरी समोसे महंगे आते थे। उस समय 63,96,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। ये खर्च इसलिए हुए कि हमारी विभिन्न समितियों के सदस्य थे, उन्होंने विभिन्न देशों में जाके, अलग अलग देशों में गए, कोई चाइना गया, कोई अमेरिका गया, कोई जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में गए। वहां उन्होंने उनके संविधान के बारे में पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी और उनको सहेज कर लाए कि ये हमें हमारे संविधान में रखना है। तो मोटा खर्चा बाहर से जानकारी जुटाने में हुआ, बाकी कचौरी समोसों में इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था। 63,96,729 रुपए संविधान बनाने का खर्च। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था, जो हमने अपना लिया था। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पिंगली वेंकैया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा बनाया गया? पिंगली वेंकैया द्वारा। चलो बताओ कि संविधान किसने अपने हाथों से लिखा था? कोई रायजादा नाम का व्यक्ति याद आ रहा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान जिस दिन प्रवर्त हुआ, एनफोर्स हुआ, उस तारीख को 26 नवंबर को हम लॉ डे, विधि दिवस के नाम से, ठीक है, मनाते हैं। जबकि विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये आप जो राल्फा, दाल्फा या नालसा पढ़ते होंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, तो ये विधिक सेवा दिवस हम 9 नवंबर को मनाते हैं। जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 से प्रवर्त हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या लॉ डे के नाम से मनाया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कुछ 2-3 समितियां हैं, पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार लीगल के एग्जामों में जेलो 2023, जेलो 2019 के पेपर में पढ़ोगे, वहां राज्य के पुनर्गठन से संबंधित जो 7वां संविधान संशोधन था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। और यहां पूछ लिया जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन किससे समिति के द्वारा किया गया, किस समिति ने क्या कहा, ऐसा पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आया एस के धर आयोग। इस एस के धर आयोग 4 सदस्यीय आयोग था। ये इस 4 सदस्यीय आयोग ने सिफारिश की, क्योंकि उस समय एक आग लगी हुई थी दक्षिण में, तमिल, कर्नाटक और मलयालम, ये भाषाओं को लेकर आपस में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर झगड़ रहे थे। तो एस के धर आयोग बना, 4 सदस्यीय आयोग था। इन्होंने कहा कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं करके हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। ये एस के धर आयोग की सिफारिश थी। एक और समिति बनी, जेवीपी का समिति, ठीक है, और इस समिति भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित ये समिति थी। फाइनल समिति, जिसके बारे में पूछा भी जाता है,
इस समिति का नाम था जस्टिस फजल अली आयोग। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं फजल अली। 1953 में इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, जस्टिस फजल अली आयोग इसको कहा जाता था। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ। 3 सदस्यीय आयोग था। के एम पन्नीकर एक सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजारू दूसरे सदस्य थे और तीसरे खुद जस्टिस फजल अली जी थे। पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए के एम पन्नीकर, तीसरा हृदयनाथ कुंजारू। 3 सदस्य जस्टिस फजल अली आयोग। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 दोनों लागू किए गए और उस समय भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर प्रथम अनुसूची में स्थापित किया गया। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ था 1951 में, उसके बाद से ये लगातार राज्यों में भाषाई आधार पर विभाजन का डिमांड चल रही थी। पहले एफ के धर आयोग बना, उन्होंने कहा भाषा के आधार पर नहीं किया जाए। जेवीपी समिति बनी, उन्होंने भी मना कर दिया। तीसरा जस्टिस फजल अली आयोग, उस समय एम रामालिंगा नामक व्यक्ति थे, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था और उस देश में हिंसा फैलने लगी थी दक्षिण की तरफ। तब जस्टिस फजल अली आयोग की स्थापना कर इनको कहा गया कि आप सिफारिश करें और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की सिफारिश करी। इस सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ और 7वां संविधान संशोधन 1956 किया। इसके बाद प्रथम अनुसूची में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इस्टेब्लिश किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब बना जस्टिस फजल अली आयोग, कितने सदस्य था? तो 3 सदस्य था, 1953 में बना। 7वां संविधान संशोधन इसकी सिफारिश पर हुआ। इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि जेएलओ 2019 का मैं इंटरव्यू फेस कर रहा था आरपीएससी के अंदर, और शिव सिंह राठौर उस जो आरपीएससी मेंबर थे तत्कालीन, वो उस कमेटी को लीड कर रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा था कि राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कोई कमेटी याद है कोई बनी हो? सर बनी तो काफी थी, एस के दर भी था, वो भी थे, फजल अली भी समिति भी बनी थी। कि अच्छा कब बनी थी फजल अली? 1953 में। कि क्या नाम था समिति का? मैंने कहा फजल अली। कि सिर्फ फजल अली? फिर मुझे याद आया उन्होंने जस्टिस फजल अली। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लीगल फील्ड से होकर अगर आपके सीनियर को जो जज रहे हैं उनको सम्मान नहीं दोगे तो कौन देगा? तो ये जस्टिस फजल अली एक तरह से दिमाग में सेट हो गए कि 1953 में बना, 7वां संविधान संशोधन किया। जब आप जाते हो इंटरव्यू में तो कोई लिमिट्स नहीं होती, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन चला जाता है, किसी भी स्तर पे पूछ लेते हैं। और जो पुराने सदस्य होते हैं, आजकल तो राजनीतिक रूप से नियुक्ति की जा रही है, इसमें क्या होता है आरपीएससी के अंदर जो नियुक्तियां होती थी, एक रूल होता है कि हाफ मेंबर गवर्नमेंट सेवा में 10 साल का अनुभव होगा वो बनेंगे, हाफ पॉलिटिकल बनेंगे। तो जो पॉलिटिकल वाले भी होते थे अच्छे बनाए जाते थे, आजकल किसी को बना देते हैं। बीच में कुछ लोग जेल में भी हैं, कुछ लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है, जिसमें कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा जी भी हैं। तो आप अच्छी तरह से जब पढ़े लिखे मेंबरों से सामना होता है तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ना। संविधान के सोर्सेज, कि हमने संविधान की कौन सी चीज कहां से ली, सोर्स क्या है हमारा संविधान का। तो हम अलग अलग देश के साथ हमने जो जो चीजें ली है वो इस टेबल के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहकर भी आप संबोधित कर सकते हो, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूके। संसदीय शासन प्रणाली, कि संसद का शासन होगा देश पर, संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली है हमने, ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस। संसदीय शासन प्रणाली समझ में आ गई क्या? पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का जो सिस्टम है ये हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से। लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहां से ली? वहां से। सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता, कि भारत में केवल एक ही
नागरिकता होगी वो भारत की इकहरी नागरिकता होगी। अमेरिका में दो नागरिकताएं मिलती है, अमेरिका की सिटीजनशिप अलग और वहां का राज्य है जैसे कैलिफोर्निया है, तो उस कैलिफोर्निया की आपको सिटीजनशिप अलग से लेनी होती है। दो जगह की नागरिकता मिलती है। हमने कहा सिंगल सिटीजनशिप। परमाधिकार लेख, कौन सी रिट है? परमाधिकार रिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरसोराई बोलते हैं क्या? देख लेना एक बार इंग्लिश में परमाधिकार लेख को क्या कहते हैं। संसदीय विशेष अधिकार, जहां आप कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल 105 में और 194 में आप विशेष अधिकार पढ़ते हैं। तो संसद के सदस्यों को जो विशेष अधिकार मिलते हैं 105 में, ये तो मिलते हैं विधानसभा वालों को। तो ये संसद के सदस्य को जो विशेष अधिकार मिलते हैं कि संसद के अंदर जूते, चप्पल, टेबल, कुर्सी कुछ भी मार दो, न्यायपालिका में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई बाहर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हालांकि संसद को उस सदस्य पर कार्रवाई करने के पूरे अधिकार होते हैं। संसद न्यायालय के रूप में कुछ भी कार्रवाई कर सकती है। तो संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है। मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जवाबदेही होगा। ये हमने वहां से लिया। भारत का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को सोने के पिंजरे में कैद पक्षी के समान संज्ञा दी जाती रही है। जैसे राज्यपाल है, सेम राष्ट्रपति की भी वही स्थिति है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में अभिभाषण दिया जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंदर देते हैं? 85 में होगा या 87 में होगा, देखना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, जो हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसको महाभियोग कहकर संबोधित करते हैं, वो भी हमने यहीं से ली, आर्टिकल 124 के अंतर्गत। द्विसदनीय व्यवस्था कि ऊपर के जो सदन होंगे संसद के, वो दो सदन होंगे। राज्य में भी हम दो सदन की व्यवस्था, ऊपर भी द्विसदनीय व्यवस्था। तो जो ये सदन दो होंगे, एक स्थायी अस्थायी सदन, ये हमने इंग्लैंड से ली है। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने इंग्लैंड से एक्सेप्ट किया है कि भारत पर विधि का शासन चलेगा। अमेरिका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर कार्य करता है, विधि की सम्मत प्रक्रिया पर। हम करते हैं विधि के शासन के अनुसार। अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां से हमने प्रस्तावना ली। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की वाफा ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिए, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कैसे होगी, ये हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर कहां पर है? में इम्पीचमेंट 61 के अंदर होगा, देख लेना। 60 में शपथ लेता है, 61 में इम्पीचमेंट है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आते हैं और अभी 2 सदस्य ने फॉर्म भरा हुआ है। वर्तमान में 9 तारीख को चुनाव होने, 9 सितंबर को। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे बड़ा कौन होगा? संविधान होगा। जब भी कोई भी विवाद होता है कि संसद कहती है मैं बड़ा, न्यायपालिका कहती है मैं बड़ी, कार्यपालिका कहती है मैं बड़ी, संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान ने जिसको जो जो अधिकार दिए हैं उसके अनुसार ही कार्य करेगा। अगर ये बात आती है कि संविधान क्या बात कह के गया, समझ में नहीं आ रही, तो संविधान का निर्वचन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि आप इसका निर्वचन करो, बात खत्म हो जाती है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में जो आप पढ़ते हो वो अमेरिका से। और जो हमारी प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। पर जो प्रस्तावना का पहला शब्द है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो हम भारत के लोग हैं ये हमने अमेरिका से लिए है। वहां की प्रस्तावना वी द पीपुल ऑफ यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शुरू होती है, ठीक हमने वैसे रखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कनाडा, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है कि देश को मूल रूप से केंद्र चलाएगा, संघ चलाएगा, पर संघात्मक व्यवस्थाओं में केंद्र और राज्य के मध्य पारस्परिक तालमेल होता है। सबके अधिकार, सबके राइट्स अलग से बताए हुए हैं। उस संघात्मक व्यवस्था के अनुसार संविधान में जो बताई हुई है उसके अनुसार देश चलेगा। तो देश का जो चलने की व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था, ये हमने कनाडा से एक्सेप्ट की है। राज्य और केंद्र के मध्य तालमेल के आधार पर चलेगा। केंद्र इसमें हावी होता है पर बैलेंस होता है। ठीक है, आज भले ही केंद्र सरकार को कई सालों से ममता बनर्जी नहीं पसंद आती, हटाने का बहुत प्रयास कर सकते पर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि राज्य को भी बहुत अधिकार दिए होते हैं, अन्यथा 2 दिन में ये लोग वहां पर राज्यपाल शासन लगा दे। क्यों नहीं लगा पा रहे? इसी संघात्मक व्यवस्था के कारण। अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? वे सब्जेक्ट जिनके बारे में इस संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि उस पर संघ कार्य करेगा या राज्य कार्य करेगा, वो सारी शक्तियां जिनको हमने संविधान के द्वारा बताया नहीं है, वो सारी शक्तियां कहलाती है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, वो सारी शक्तियां केंद्र के पास रहती है। तो कनाडा से ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लेकर आए कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जो हमने लिखा नहीं है, जैसे हमने 60वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंदर सेंट्रल लिफ्ट अलग है, स्टेट लिफ्ट अलग है और कंकरेंट लिफ्ट अलग है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इनमें कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिनके बारे में हमने मेंशन नहीं किया कि इस सब्जेक्ट को कौन डील करेगा, केंद्र करेगा, राज्य करेगा या दोनों मिलकर करेंगे। वो होती है अवशिष्ट शक्तियां। उन अवशिष्ट शक्तियों के लिए केंद्र को पावर दी गई है कि उनको केंद्र यूज करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को केंद्र नियुक्त करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसेस हमने कनाडा से लिया है। 7वीं अनुसूची में जो सूचियां हैं, स्टेट लिफ्ट, सेंट्रल लिफ्ट और कंकरेंट लिफ्ट, स्टेट, सेंट्रल और कंकरेंट लिफ्ट, वो हमने कहां से ली? कनाडा से। परामर्शदात्री अधिकार, आप संविधान का आर्टिकल 143 पढ़ते होंगे कि संविधान को राष्ट्रपति द्वारा जब भी जरूरत होती है, देश को जब जरूरत होगी वो राष्ट्रपति से राय मांगेगा। राष्ट्रपति को अगर जरूरत होती है परामर्श की तो राष्ट्रपति परामर्श करेगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो सलाह देने का अधिकार है, ये आर्टिकल 143 में परामर्शदात्री अधिकार है। ये परामर्श छत्री की जगह दात्री कर लेना भाई इसको। परामर्शदात्री अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 143 के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद बात करें आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कौन कौन होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? सांसद प्लस विधायक। पर सारे के सारे कौन से होने चाहिए? निर्वाचित, मनोनीत नहीं चलेगा, केवल निर्वाचित विधायक और निर्वाचित सांसद। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। कहां लिख रहा है ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं? किस आर्टिकल में बताइए? राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को संसद सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये राज्यसभा में मनोनयन के प्रोसेस हमने आयरलैंड से लिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा क्या होगी? समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में जो कंकरेंट लिफ्ट है, कहां पर है? ये 7th शेड्यूल के अंदर, ये हमने वहां से ली है।
ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। केंद्र राज्य के मध्य संबंध कैसे होंगे, इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल बने हुए हैं आप पढ़ोगे 245 से 254 में, वो और महाशक्तियों का डिवाइडेशन कैसे होगा, ये हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 कहां से लिया, कि जब किसी बात पर विवाद हो जाए कि लोकसभा पास कर रहा, राज्यसभा नहीं कर रहा, राज्यसभा कर रहा, लोकसभा नहीं कर रहा, तो फिर ज्वाइंट मीटिंग होती है आर्टिकल 108 में। ये संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A में। पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलती थी, वर्तमान में बंद होगी, कि हम हर 5 साल की योजना बनाते थे कि इन 5 सालों में क्या करेंगे। उस योजना के ध्येय होते थे, जैसे पहली बार हमने गरीबी हटाओ का ध्येय लेके आए कि इस देश में से गरीबी हटानी है, रोजगार देना है, फिर हम अन्न क्रांति लेकर आए, अलग अलग प्रोविजंस चलते थे। तो 5-5 साल की योजना होती थी, उसको पंचवर्षीय योजना कहते थे, जो हमने रूस से ली थी। उस समय रूस का नाम सोवियत संघ हुआ करता था। और तीनों न्याय सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय जो प्रस्तावना में है, ठीक है, ये तीनों न्याय हमने कहां से लिए, रूस से लिए। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल जस्टिस। तो ये तीनों जस्टिस हमने कहां से लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिए। उस समय इनका रूस का नाम क्या हुआ था, सोवियत संघ। पढ़ ले, ये लिख लेना, रूस के साथ सोवियत संघ। सोवियत संघ को तोड़कर कई देशों में बांट दिया, जिसमें अभी रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ऐसे क्रीमिया है, कई देश है। जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, वो दोनों पहले भाई भाई थे। 1991 में सोवियत संघ को तोड़कर कई देशों में बांट दिया। मुख्य देश वो रूस ही है, जिसका पूर्व में नाम सोवियत संघ था। दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, आर्टिकल 360 है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, विधानसभा के द्वारा जो चुन के जाते हैं, ये हमने प्रोसेस विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन के जाते हैं। ये कहां से लिया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया। फ्रांस से हमने संविधान में गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत लिया। क्या होता है गणतंत्र, जहां हमारा राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति वंशानुगत ना हो, चुन के जाए। स्वतंत्रता, आजादी, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, हर प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद समानता, 3 प्रकार की समानताएं हम यूज करते हैं कि हर क्षेत्र में हमें समानता हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से। बंधुता का सिद्धांत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे होंगे भाई भाई, ये बंधुता का सिद्धांत हमने फ्रांस से लिया। तो गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये चारों सिद्धांत फ्रांस से लिए। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए, 352 और 356 वाले, क्योंकि वित्तीय आपातकाल तो हम 360 तो यूएसए से ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिए। क्लियर है, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए। अनुसूचियों पे चर्चा कर लेते हैं, हालांकि डिटेल में हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे। अनुसूची पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम है और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम है। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के नेम्स कहां दिए हुए हैं, प्रथम अनुसूची में। संघ और संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। द्वितीय अनुसूची की बात करो तो वहां बता रखा है कि पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन क्या होंगी। पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन क्या होगी, ये सेकंड में बता देगा। पदाधिकारी कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आएंगे, सीएजी पढ़ोगे आप, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल्स पढ़ोगे। तो ये इन सब के वेतन, भत्ते, पेंशन कहां से जाएगी, किस फंड से मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सेकंड शेड्यूल में लिखा। थर्ड शेड्यूल में वही जो सेकंड शेड्यूल के वेतन, भत्ते, उनके शपथ का प्रारूप लिखा हुआ है कि कौन किस चीज की शपथ लेगा, किस चीज की शपथ लेगा, क्या शपथ का प्रारूप होगा, पूरा लिखा हुआ है। उसी को ऐसे कैसे ही पढ़ देता है। जो भी शपथ लेता है खुद का नाम लेके, मैं
खुद का नाम संबोधित करेगा, नरेंद्र मोदी भारत के संविधान को साक्षी मानकर इस चीज की शपथ लेता हूं। ठीक है। फोर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल में राज्य और यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा के कितने सदस्य जाएंगे। तो राज्यसभा की सीटें बता रखी है कि किस जगह से कितने चुन के जाएंगे। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो यह लिखा हुआ है कि राज्यसभा में कितने सदस्य किस राज्य से चुनकर आएंगे, तो वो फोर्थ शेड्यूल में बताया। पांचवा शेड्यूल बात करता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कैसे होगा, नियंत्रण उस पर कैसे किया जाए। तो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बता रखा है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। कौन कौन सा क्षेत्र होगा यह भी यही लिखा हुआ है और इन पर प्रशासन और नियंत्रण किसके द्वारा कैसे किया जाएगा ये सारा भी बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट छठी अनुसूची। 4 राज्य, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 राज्य हैं। इनकी जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 6 शेड्यूल के द्वारा किया जाता है। ऐसे याद रख लो, अमी मैत्री, अमी मैत्री, मैत्री अमी मतलब मेरा, मैत्री मतलब दोस्त, मेरा दोस्त। अब याद हो जाएगा मेरा दोस्त, अमी। बंगाल की भाषा में मेरा को अमी कहते हैं। अमी तुमा के बालों वासी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरा। ठीक है। तो अमी मेरा, मैत्री दोस्त, मेरा दोस्त। अब आपको सीधा सीधा ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, टी से त्रिपुरा, चारों हो गए। ये 4 6 शेड्यूल में हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार। 7वीं अनुसूची सब्जेक्ट को डिवाइड करती है। संघ सूची के अंदर 97 सब्जेक्ट होंगे, राज्य सूची में 61 होंगे और समवर्ती सूची में 52 होंगे। शायद ये बदल चुके होंगे, यहां पर 66 होगा, यहां 47 होगा। ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना लेटेस्ट में क्या है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिन पर उनको कार्य करने का अधिकार होगा वो आपको मिलेगा 7वीं अनुसूची में। ये बता रखा है कि किसका क्या एरिया है, किसको किस एरिया पे काम करना है और किस एरिया पे केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है। 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख है। संविधान लागू हुआ तब 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, अब 22 भाषाएं हो चुकी है। कौन सी भाषाएं कब कब जुड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक भाषा जुड़ी 21वें संविधान संशोधन से, फिर 3 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाएं अलग जुड़ी। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 3 भाषाएं अलग जुड़ी। उसके बाद उर्दू को उड़िया नाम किया। 4 संविधान संशोधन करके 22 भाषाएं जुड़ी। एक बार 1, एक बार 3, एक बार 4, 8 भाषाएं तो जुड़ गई। 1, 3, 4। एक पहले संविधान, एक 21वें संविधान संशोधन से होगी, एक होगी शायद 61वें संविधान संशोधन से या 63वें संविधान संशोधन से, और एक होगा 92वें संविधान संशोधन से। 92 का मुझे याद है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जुड़ी। डोगरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी, इसको जब हम 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की कुछ विधियां थी जिसको संविधान के दायरे से बाहर रखा गया। संविधान नहीं, न्यायपालिका के दायरे से। क्या होता था कि जब भी कुछ पारित होता था, न्यायपालिका कहती थी कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। इस चक्कर में हो नहीं पाता था डेवलपमेंट। जैसे केंद्र सरकार लेके आई कि भाई एक बढ़िया रोड बनाएंगे तो जमीन चाहिए। अब जब किसानों से जमीन लेते थे तो वो कहते थे नहीं नहीं, जमीन नहीं दे सकते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। हर चीज के लिए जमीन चाहिए थी।
तो उस समय नवी अनुसूची डालकर फर्स्ट संविधान संशोधन जो 1951 में आया था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, तो इसके द्वारा नवी अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की कुछ विधियां डाली गई, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता था और संपत्ति अधिग्रहण को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। सीधा ये फर्स्ट अनुसूची में जो दल गया उसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं था। 10वीं अनुसूची की बात करें, दल बदल के आधार पर निरंतरता क्या होगी, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के 29 सब्जेक्ट की बात करता है। हमारे आप डीवी एक्ट पढ़ते हो, जब लॉ पढ़ते हो, लॉ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वहां पर आप एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पढ़ते हो। पहली बार जब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ 2018 में, तब ये पूछा था कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। एक एक चीज को ध्यान रखें। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित 18 सब्जेक्ट इसके अंदर है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ये हमने संविधान से पहले की बात कर ली। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो संविधान के अंदर आएगी, और उन परिभाषाओं को पढ़ते हुए, परिभाषाएं जो संविधान के प्रस्तावना में यूज हुई है, क्योंकि इंटरव्यू के लिहाज से ये चीज इंपॉर्टेंट है। या आप जब कभी ऐसे लिख रहे होते हो, निबंध लिख रहे होते हो कि आपको संविधान के ऊपर निबंध आ गया, कोई भी ऐसा जो संविधान पर आ गया, तो आपको संविधान है क्या, इसको परिभाषित करना होगा। कई बार आप जब जुडिशरी में इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहां पूछ लिया जाता है कि संविधान की क्या परिभाषा है। तो संविधान की 2 अच्छी परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा ज्यादा अच्छी है कि संविधान किसी भी देश की जनता को शासित, संविधान किसी भी देश की जनता को शासित करने वाली राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत ढांचा अंतर्विष्ट करने वाला दस्तावेज है। कोई भी देश है, उसकी जनता पर कैसे शासन किया जाएगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को बताने वाला मूलभूत ढांचा इस संविधान के अंतर्गत अंतर्विष्ट किया है। संविधान में आप देखोगे तो पूरा ढांचा बताया हुआ है कि न्यायपालिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी और विधायिका कैसे काम करेगी। तो देश कैसे चलेगा, देश की जनता को कैसे शासित करके चलाना है, तो देश की जनता को शासित करने वाली राजनीतिक व्यवस्था बताने वाला मूलभूत ढांचा अंतर्विष्ट करने वाला एक दस्तावेज है जिसको कहा जाता है संविधान। अन्यथा आप ये भी कह सकते हो कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता है, क्योंकि संविधान सर्वोच्चता रखता है। इस देश में कहीं भी कोई भी बात है तो सबसे ऊपर संविधान को माना जाएगा, सब कुछ संविधान के अनुसार चलता है। आज हम जॉब ले पा रहे हैं, किसी पोस्ट पे बैठे हैं, संविधान की बदौलत। आप पढ़ पा रहे हो, आपको जॉब में बैठने का अधिकार मिला है, तैयारी करने का अधिकार मिला है, संविधान की बदौलत। अन्यथा आप और मैं किसी राजा के गुलाम होते हैं, उसके सैनिक होते हैं, सैनिक नहीं होते, आम जनता होती है। और आपको पता है राजाओं के टाइम पे क्या अत्याचार हुए हैं, क्या नहीं हुए, आप आराम से पढ़ लोगे। जितने अंग्रेजों ने अत्याचार किए, सिमिलर राजाओं के अत्याचार, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो संविधान एक ऐसा विशिष्ट पवित्र दस्तावेज है और जो सरकार के अंगों के मूल ढांचों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है। सरकार के अंग क्या होते हैं? 3 अंग। पहला विधायिका, लेजिस्लेटिव, दूसरी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तीसरी न्यायपालिका, जुडिशरी। तो 3 सरकार के अंग होते हैं। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो विशिष्ट विधिक पवित्रता रखता है और जो सरकार के अंगों को, जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को मूल ढांचा और उनके कार्यों को निर्दिष्ट करता है कि कैसे विधायिका काम करेगी, कैसे कार्यपालिका काम करेगी, कैसे न्यायपालिका काम करेगी। तो सरकार के अंगों के मूल ढांचा को निर्दिष्ट करने वाला एक पवित्र विधिक
दस्तावेजें जिसकी विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल से हम संविधान शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वापस क्लास में।